मादा जनन तंत्र के 5 भाग का नाम जान चुके थे, जो काफी इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सा भाग है वो? फर्स्ट में ओवरी, सेकंड में फैलोपियन ट्यूब, थर्ड में यूटेरस, फोर्थ में और फिफ्थ में, ये 5 हैं। 5 तो मेन ऑर्गन्स हो गया। इसके अलावा सहायक ऑर्गन्स भी हैं जो कि ग्लैंड्स के रूप में है। फीमेल में सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में 4 ग्रंथियां हैं। कितने ग्रंथियां आ जाते हैं? 4, जिसमें से 3 जो हैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही रहता है। 3 जनन ग्रंथियां कहाँ रहते हैं? मादा जनन तंत्र में ही पाई जाती है। और ये मादा जनन तंत्र में जो 3 जनन ग्रंथियां हैं, ये सभी भेजिना में रहते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? भेजिना में। तो फीमेल में 3 सहायक जनन ग्रंथियां हैं। सहायक जनन ग्रंथियां कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहला है बर्थोलिन ग्लैंड्स। 1 नंबर में क्या है? बर्थोलिन ग्लैंड्स, 2 में पेरिनियल ग्लैंड्स और 3 में रेक्टल ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? बर्थोलिन, पेरिनियल और रेक्टल। एक बार रिपीट कीजिए, कौन कौन है? हो गया यार? बर्थोलिन ग्लैंड्स, पेरिनियल ग्लैंड्स, रेक्टल ग्लैंड्स। फीमेल में सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में कितने ग्लैंड्स? 3। कौन कौन? और ये आपका ग्लैंड्स हैं, कहने का मतलब एक की संख्या में नहीं होगा। ग्लैंड का प्लूरल फॉर्म है तो 1 से अधिक संख्या में होगा। ये जितने सारे ग्लैंड्स लगाए हैं सब आपको एक जोड़ी अर्थात 2 की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं? इसका नाम पड़ गया बर्थोलिन ग्लैंड्स, मतलब बच्चों के बर्थ के समय भी इसकी भूमिका होगी, है ना। बर्थ मतलब जन्म के समय। तो जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तो उसमें बर्थोलिन ग्लैंड्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है ना। और वैसे भी कोपुलेशन के समय भी या फीमेल की जो भेजिना है उसके लिए भी ये काफी जिम्मेवार हैं, है ना। इससे जो स्रावित पदार्थ होंगे वह भेजिना में महत्वपूर्ण भूमिका को आपको निभाएंगे। तो 1 नंबर है आपको बर्थोलिन ग्लैंड्स। ये बर्थोलिन ग्लैंड सबसे पहले ये जान लीजिए रहता कहाँ है। बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? ये आपको रहेंगे मूत्राशय और मलाशय के बीच। कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय और मलाशय के बीच में पाई जाती है। भेजिना में रहती है। और भेजिना में कहाँ पे, किस स्थान पे? मूत्राशय और मलाशय के बीच। कहाँ पाए जाते हैं? आपको कल बताए थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ रहता है। बताए थे उधर गुहा के निचले भाग में पेल्विक कैविटी अर्थात शयनी गुहा में पाई जाती है। पेल्विक कैविटी शयनी गुहा कहाँ का हिस्सा है? नाभि के नीचे वाले हिस्सा और कमर के ऊपर वाले हिस्सा जो है वह पेल्विक कैविटी या शयनी गुहा कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत? और इसी भाग में आपको रेक्टल मतलब रेक्टल भी पाई जाती है। रेक्टम जिसे मलाशय का जिसमें मल जमा रहता है। यूरिनरी ब्लैडर भी पाई जाती है, टॉयलेट की थैली, है ना। और बीच वाला हिस्सा में जो आपको है वह यूरिन जो आते हैं वो भी भेजिना के ही रास्ते आते हैं, उसमें ही एक छिद्र होती है। तो ये आपको पाई जाती है मूत्राशय और मलाशय के बीच। बर्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय और मलाशय के बीच पाई जाती है। कोई दिक्कत? दूसरा है आपको पेरिनियल ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? ये बर्थोलिन ग्रंथि के कहाँ पे? बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे। कहाँ रहती है ये? बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे। बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है। अब बात रही तीसरा है ये रेक्टल ग्रंथियां। ये कहाँ पाई जाएगी? रेक्टल कहाँ पे? रेक्टल ये आपको कहाँ रहेंगे? रेक्टम के पास। समझ नाम पड़ेगा रेक्टल। रेक्टम के पास। रेक्टम समझते हैं ना? शरीर के जिस ऑर्गन में मल जमा रहता है उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टम।
मल जिस रचना में जमा होता है उसको रेक्टम। रेक्टम के पास भी ग्रंथियां होती है, कितनी संख्या में? 2 की संख्या में। तो रेक्टम पर जो ग्रंथियां होती है इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेक्टल। क्या नाम पड़ गया? रेक्टम। तो रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। तो मलाशय पर अर्थात रेक्टम पर जो ग्रंथियां पाई जाएगी उसको रेक्टल ग्रंथियां कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो फीमेल में सहायक जनन ग्रंथियां कितने हैं? 3 गो। एक में कहिएगा बर्थोनिल ग्लैंड्स, 2 में पेरिनियल ग्लैंड्स, 3 में रेक्टल ग्लैंड्स। बर्थोनिल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मूत्राशय और मलाशय के बीच। मूत्राशय और मलाशय के बीच। पेरिनियल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बर्थोनिल ग्रंथि के पीछे। और रेक्टल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? रेक्टम पर। कहाँ पाई जाती है? रेक्टम पर पाई जाती है। रेक्टम के दोनों ओर, रेक्टम के दोनों ओर स्थित रहते हैं। दोनों ओर स्थित रहता है। समझ में आ गई बात? कहाँ रहता है? कोई दिक्कत है ना? सहायक जनन ग्रंथियां कहाँ कहाँ रहते हैं? ये सभी आपको भेजिना में ही पाए जाते हैं। लेकिन भेजिना में कहाँ कहाँ? तो पहला जो है आपको बर्थोनिल ग्रंथियां, ये आपको मूत्राशय और मलाशय के बीच में पाई जाएगी। पेरिनियल ग्रंथियां बर्थोनिल ग्रंथि के पीछे रहती है और रेक्टल ग्रंथियां मलाशय के दोनों ओर पाए जाते हैं, है ना? इन दोनों की तीनों की संख्या आपको जोड़ा में रहते हैं। एक एक जोड़ा ग्रंथियां पाई जाती है। बर्थोनिल ग्रंथियां 1 जोड़ा, पेरिनियल ग्रंथियां ये भी 1 जोड़ा और रेक्टल ग्रंथियां 1 जोड़ा। समझ में आ गई बात? ये सहायक ग्रंथियां कहाँ रहती है? तो बर्थोनिल ग्रंथि पूछ देंगे कहाँ रहती है तो क्या बोलिएगा? पेरिनियल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? और रेक्टल ग्रंथियां रेक्टम के दोनों ओर अर्थात मलाशय के दोनों ओर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात ये ग्लैंड्स हैं तो ये लिक्विड का स्राव करेंगे। तो जो लिक्विड का स्राव होता है, अब बर्थोनिल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ होगा उसको कह देते हैं बर्थोनिल स्राव। समझ में आ गया? पेरिनियल ग्रंथि से स्रावित पदार्थ को पेरिनियल स्राव कह सकते हैं या पेरिनियल फ्लूइड कह सकते हैं। और रेक्टल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ होगा उसको रेक्टल फ्लूइड कह सकते हैं। सब में फ्लूइड लगा सकते हैं, मतलब द्रव पदार्थ निकलता है। जितने सारे ग्लैंड्स हैं वह मुख्य रूप से आपको द्रव पदार्थ का ही स्राव करते हैं, इसलिए सब में द्रव अर्थात फ्लूइड लगा सकते हैं। बर्थोनिल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ क्या कहलाती है? बर्थोलिन फ्लूइड। क्या कहलाएगी? पेरिनियल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ पेरिनियल फ्लूइड। रेक्टल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ रेक्टल फ्लूइड। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात रही ये फ्लूइड का क्या काम है? इस फ्लूइड का क्या काम है? सबसे पहले ये जो पदार्थ हैं, ये जो आपके तीनों ग्रंथियां पाई जाती है ना, तो वो आपको जनन से संबंधित है। और जनन में मुख्य रूप से मेन क्रियाएं जो होती है वो है कोपुलेशन। कोपुलेशन से ये संबंधित है ना? किससे संबंधित है? कोपुलेशन को हिंदी में मैथुन या सहवास या संभोग भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात? इनकी मेन, ये तीनों ग्रंथियां की मेन भूमिकाएं हैं कोपुलेशन में। उसके बाद कोपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाकर फिर है ना गर्भ की जो अवधि है 9 महीने बच्चों में तो होगा। समझ में आई बात? तो मेन आपका जो इसका कोपुलेशन में मेन भूमिका होती है। यदि ये ग्रंथियां छोटी हो अपने सामान्य आकृति से, है ना, या किसी कारणवश से फ्लूइड का स्राव कम मात्रा में हो तो कोपुलेशन में कोई इंटरेस्टिंग नहीं रह सकता है उस फीमेल को, है ना। इसके अलावा भेजिना को भी नुकसान पहुंच सकता है कोपुलेशन के समय, क्योंकि ये पदार्थ जो स्राव फ्लूइड होंगे वह भेजिना को मुख्य रूप से चिकना बनाने का काम करता है, घर्षण को कम करता है। समझ आ गया? लुब्रिकेंट पैदा करता है। तो बर्थोनिल ग्रंथियां से जो स्रावित पदार्थ है ना, वह मुख्य रूप से आपको क्षारीय होता है। कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ। और क्षारीय पदार्थ का काम है अम्ल से रक्षा करना। क्षारीय पदार्थ का क्या काम है? भेजिना में टॉयलेट भी आता है, यूरिन भी आती है। और यूरिन में कौन सा अम्ल रहता है? यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? अब अम्ल के प्रभाव यदि हो जाए ज्यादा तो वहां तो इंफेक्शन पैदा हो जाएगा।
इसलिए बर्थोनिल ग्रंथियां क्या करते हैं, बर्थोनिल फ्लूइड का जो स्राव करता है वह क्षारीय होता है और यह क्षारीय पदार्थ अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, अर्थात उदासीन कर देता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को पावर को ही समाप्त कर देते हैं। कोई दिक्कत? यदि बर्थोनिल ग्रंथियां से स्रावित पदार्थ अर्थात बर्थोनिल द्रव्य कम मात्रा में स्रावित होगा तो क्या होगा, भेजिना में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। अम्ल के प्रभाव से टॉयलेट करने में जलन महसूस होगी। समझ में आ गया? और ऐसा प्राय कई सारे केसेज आते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से दिखाने के बाद आपको फिर कैप्सूल दिया जाता है। उस कैप्सूल को इस मार्ग में मतलब भेजिना में रखना पड़ता है। समझ में आया? जो कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। यहां तक कोई दिक्कत? बर्थोनिल ग्रंथि जान गए? बर्थोनिल ग्रंथि कहां रहती है, मूत्राशय, और किस द्रव का स्राव करता है, क्षारीय द्रव का स्राव करता है। मेन तो काम हो गया अम्ल की जो सक्रियता है उसको नष्ट कर देना, अम्ल की एक्टिविटी को समाप्त करता है। इसके अलावा इसका मेन काम और भी है। ये जो है आपको कोपुलेशन के समय, किसके समय, कोपुलेशन के समय भेजिना को, कोपुलेशन के समय किसको, भेजिना को चिकना बनाता है। क्या करता है, चिकना बनाता है, अर्थात फिसलनदार पैदा करता है, चिकना बनाने का काम करता है। यदि ये द्रव कम मात्रा में स्रावित हो तो फीमेल में चिकनापन नहीं होगा, लुब्रिकेंट पैदा नहीं होगा, अर्थात कोपुलेशन करने में इंटरेस्टिंग भी नहीं होगी, परेशानी भी होगा, दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को। समझ में आ गई बात? तो इसका मेन काम है। बर्थोनिल ग्रंथि के बारे में यदि आपसे कोई पूछ देगा तो सर्वप्रथम कहिएगा यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह क्षारीय द्रव का स्राव करता है जिसे बर्थोनिल फ्लूइड कहते हैं। यह कोपुलेशन के समय भेजिना को चिकना बनाता है। कोई दिक्कत? हो गया याद? बर्थोनिल ग्रंथि के बारे में क्या बोलिएगा, यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित रहता है। यह एक जोड़ी की संख्या में होती है, यह भी लिख सकते हैं। उसके बाद यह क्षारीय द्रव का स्राव करता है जिसे बर्थोनिल फ्लूइड कहते हैं। यह कोपुलेशन के समय भेजिना को चिकना पैदा करता है। हो गया याद? कहां रहता है, कितनी संख्या में, एक जोड़ी अर्थात दो की संख्या में किस द्रव का स्राव करता है, काम क्या है, कोपुलेशन के समय। ये तो नॉर्मली रूप से होने वाले कार्य हैं, समझ आ गया। वैसे ये कम मात्रा में स्रावित होते हैं नॉर्मली से, कोपुलेशन के समय ये ज्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तो इससे भी और भी ज्यादा मात्रा में ये स्रावित होते हैं ताकि भेजिना में और भी चिकनाहट पैदा हो। और सब वो जब बच्चे बाहर आ रहे होते हैं भेजिना के रास्ते तो चिकनाहट पैदा रहने से फिसलनदार ज्यादा होता है जिससे भेजिना के छाती कम पहुंचती है। यदि नहीं होगा तो भेजिना के ऊपर चोट लग सकता है। समझ आया? वहां की उत्तक नष्ट हो सकती है। तो प्रसव के समय भी इसकी मेन भूमिकाएं होती है। समझ में आ गया? अब आता है पेरिनियल ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी ग्रंथि? पेरिनियल ग्रंथि। तो ये कहेंगे आप, ये बर्थोनिल ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। कहां रहता है? पेरिनियल ग्रंथियां कहां पाई जाती है? बर्थोनिल ग्रंथि के पीछे। कहां पे पाई जाती है? बर्थोनिल ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। ये भी अच्छा, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसमें एक विशेष प्रकार क्या पाई जाती है? इससे जो पदार्थ स्रावित होगा उस पदार्थ का पेरिनियल फ्लूइड कहेंगे, है ना। पेरिनियल ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को पेरिनियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। इसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की गंध होती है और ये गंध जो है कोपुलेशन में उत्तेजना को बढ़ाता है। कोपुलेशन के समय उत्तेजना को क्या करते हैं? उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है ना। कोपुलेशन में स्टिमुलेट पैदा करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? क्या बोलिएगा? पेरिनियल ग्रंथि। कोपुलेशन में
स्टिमुलेट करने का कार्य अर्थात उत्तेजित करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो क्या बोलेंगे? पेरिनियल ग्रंथि। समझ में आ गया? यदि ये ग्रंथियां छोटी हो, जितनी आकृति में होनी चाहिए उस आकार से छोटी हो, या इससे कम मात्रा में फ्लूइड का स्राव हो, तो उस फीमेल को कोपुलेशन के प्रति इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। यहाँ आपको रेक्टल ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां? रेक्टल ग्रंथियां कहाँ रहेंगे? रेक्टम के दोनों ओर। कहाँ पाए जाते हैं? रेक्टम के दोनों ओर। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं। ये रेक्टम पर पाई जाती है, इसलिए इसको रेक्टल ग्रंथि कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो रेक्टल ग्रंथि कहाँ रहती है? तो रेक्टम के दोनों ओर। सिंपल सी बात है। कहाँ पाई जाती है? रेक्टम के दोनों ओर। रेक्टम में किस पदार्थ का जमा होता है? मल का, है ना। मल जो जमा होते हैं वो कहाँ होते हैं? रेक्टम में ही जमा रहते हैं। और जिस थैली में रहते हैं उसी को रेक्टम कहते हैं। मल जिस थैला में जमा होगा उस थैला को क्या कहेंगे? रेक्टम। रेक्टम पर भी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे रेक्टल ग्रंथियां कहते हैं। इसका जुड़ाव कोपुलेशन से है कि नहीं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो रेक्टल ग्रंथियां के बारे में ये जान गए। कहाँ रहता है? तो बोलेंगे यह रेक्टम के दोनों ओर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रेक्टम के दोनों ओर। और इसमें भी विशिष्ट गंध होती है। इसमें भी क्या होती है? इससे जो पदार्थ स्रावित होगा उस पदार्थ को अब रेक्टल द्रव या रेक्टल फ्लूइड कहेंगे। और इसमें भी क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के गंध होते हैं जो कोपुलेशन उत्तेजना को बढ़ाते हैं। कोपुलेशन उत्तेजना को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अभी आपने ये जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सहायक जनन ग्रंथियां भी हैं, और वह 3 जोड़ी सहायक जनन ग्रंथियां हैं, है ना। 3 प्रकार की एक एक जोड़ी सहायक जनन ग्रंथियां हैं, जिसमें पहला है बर्थोलिन ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड्स? ये नेचुरली रूप से क्षारीय द्रव का स्राव करते हैं, है ना। किस द्रव का? मेन काम है इसका। हमेशा ये करते हैं फीमेल में, लेकिन टॉयलेट जो बाहर आते रहते हैं उसमें जो यूरिक एसिड होते हैं उस एसिड की क्रियाशीलता को ये समाप्त कर देता है, क्षारीय पदार्थ रहता है। तो समझे? ये नहीं कि केवल कोपुलेशन के लिए समय होगा, हमेशा ये स्रावित होते, लेकिन कम मात्रा में। कितने मात्रा में? हाँ, कोपुलेशन की संख्या, कोपुलेशन के समय ये अधिक मात्रा में स्रावित होंगे। कोपुलेशन के समय। और आप एक बात याद कीजिएगा, आपको जब हम नर जनन तंत्र पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसमें एक ग्लैंड्स का हम जिक्र किए थे जिसमें क्षारीय द्रव का स्राव होता था। बोलिए वो ग्लैंड्स कौन सा है? बता सकते हैं? कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स जो कि क्षारीय द्रव का स्राव करेगा। कॉपर ग्लैंड्स क्या करते हैं? क्षारीय द्रव का स्राव करता है। तो यहां तक तो जान गए। बर्थोलिन ग्रंथियां कहां रहेंगे? मूत्राशय और मलाशय के बीच। इससे स्रावित पदार्थ क्षारीय द्रव होता है ना, जो क्या करता है? भेजिना को चिकना बनाता है और भेजिना में अम्ल की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। यह किसके समान है? मेल के कॉपर ग्लैंड्स जो काम करेंगे वही ग्लैंड्स ये भी करते हैं। समझ में आ गया? सेम इसका हो गया कॉपर ग्लैंड से तुलना। आपको कहीं दे दिएगा कौन एक दूसरे से संबंधित है कार्य के दृष्टिकोण से। बर्थोलिन ग्लैंड्स और मेल का कॉपर ग्लैंड्स दोनों कार्य के दृष्टिकोण से क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं, सेम कार्य को करते हैं। कोई दिक्कत? इसका एक कार्य और बढ़ जाता है, भेजिना को चिकना बनाना। समझ में आ गई बात? ये तीनों ग्लैंड्स क्लियर हो गया। बर्थोलिन ग्लैंड्स, पेनियल ग्लैंड्स और रेक्टल ग्लैंड्स।